बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंट्री टेस्ट का जो नजब सेशन है इंजीनियरिंग का, उसका लेक्चर नंबर 11 है और लास्ट लेक्चर में चैप्टर 4 हमने कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और होपफुली इसके बाद चैप्टर 6 भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। चैप्टर 5 एक आसान सा चैप्टर है और ये 10th क्लास से आपके साथ चलता आ रहा है। 10th क्लास में जो मैथ्स की बुक थी उसमें चैप्टर 4 हुआ करता था आपका, और फर्स्ट ईयर में आ गई चैप्टर 5 और ऑलमोस्ट तकरीबन 70 to 80% काम सिमिलर है। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10th। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर की जो हेडिंग है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या? होता ये है कि हमें एक रैशनल फ्रैक्शन दी होती है और हमने उस रैशनल फ्रैक्शन को डिकम्पोज करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है एज ए सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस। तो मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया आप लोगों के लिए। टू रिजॉल्व अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, यानी एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन होगी, कैसे रिजॉल्व करना है? एज ए सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो पार्शियल का मतलब ऐसे भी ये समझ लें कि पार्ट्स होते हैं उसके। तो हमने एक फ्रैक्शन को ब्रेक करना है 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में, लेकिन आपके कोर्स में जो फ्रैक्शंस दी जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, ताकि फिर हमें पता लगे कि उसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे, ताकि बेस हमें क्लियर हो जाए कि रैशनल फ्रैक्शन असल में क्या होती है। तो मैं डिफ़ाइन करता हूँ रैशनल फ्रैक्शन को। रैशनल फ्रैक्शन, जिस तरह आप लोग रैशनल नंबर पढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है, मैं यहाँ से रफ में बताता हूँ। आप ये कहा करते थे कि रैशनल नंबर वो होता है जो P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये थी कि P/Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कहा करते कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल फ्रैक्शन भी तकरीबन इसी तरह डिफाइन होती है, सिर्फ थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है। तो हम यूँ कहते हैं अ फ्रैक्शन P of x डिवाइडेड बाय Q of x। ये P और Q दोनों बेसिकली आपके पास पोलिनोमियल्स हैं। जिस तरह आमतौर पे पोलिनोमियल को P of x लिखते हैं अगर वो x में हो, इसी तरह Q of x भी एक पोलिनोमियल है। तो दो पोलिनोमियल्स का बेसिकली एक क्वोशंट होगा। अ फ्रैक्शन P of x ओवर Q of x इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन कब कहेंगे इसको? इफ बोथ P of x and Q of x are polynomials, दोनों पोलिनोमियल्स हों और उसके साथ साथ जो Q of x है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तो देखिए तकरीबन वैसी डेफिनेशन है। यहाँ P और Q दो इंटीजर्स थे और Q 0 नहीं था, वहाँ P of x और Q of x दो पोलिनोमियल्स होंगी और Q of x 0 नहीं होगा। अगर ये कंडीशन पूरी हो तो हम उसे कहेंगे रैशनल फ्रैक्शन, और अगर वो ये कंडीशन पूरी ना हो तो हम उसे कहेंगे वो इर्रैशनल फ्रैक्शन है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मैं अगर कहता हूँ कि हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी है x³ + 2x² - 3, ये न्यूमरेटर है आपके पास और डिनोमिनेटर में आप कर लें x + 1। तो देख सकते हैं न्यूमरेटर भी एक डिग्री 3 वाली पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी डिग्री 1 वाली पोलिनोमियल है। तो दो जो पोलिनोमियल्स का क्वोशंट है वो आपके पास बन गया रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं एक ये लिखता हूँ आपके सामने, जिसमें न्यूमरेटर में लिखता हूँ √x + 1 और नीचे लिखता हूँ x² + 3, तो अब आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो तो पोलिनोमियल है, लेकिन न्यूमरेटर में x की पावर 1/2 है। चूँकि पोलिनोमियल में सारी पावर्स होल नंबर्स में से होती हैं, 1/2 या 1/3 कोई भी फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूमरेटर है वो पोलिनोमियल नहीं है, जबकि डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है। हमने ये कहा था कि दोनों जो हैं बोथ P and Q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल्स होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फिर रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। तो ये दो एग्जांपल्स में से पहले वाले को क्या कहेंगे आप? इज़ अ रैशनल फ्रैक्शन
ये एक रैशनल फ्रैक्शन है और इसके बारे में आप कहेंगे इज़ नॉट अ रैशनल फ्रैक्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक इर्रेशनल फ्रैक्शन है। तो पहला एक बेसिक सा एमसीक्यू ये बन सकता है कि वो आपसे इस तरह के 4 ऑप्शन देने के बाद आप पूछ ले कि कौन सी फ्रैक्शन रैशनल है और कौन सी रैशनल नहीं है। तो ये वाला आइडिया क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, ताकि वो भी क्लियर हो जाए हमें। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बड़ा हमने प्रिसाइज वर्डिंग में डिफाइन करना है ताकि कम से कम टाइम वेस्ट हो। और वैसे भी 10th में और फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, तो ये इतना को आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ हम जब एंटी टेस्ट के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बेसिक नॉलेज भी आपका रिवाइज़ किया जाए और एडवांस नॉलेज भी आपको उसका दिया जाए। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो मैं बड़ा प्रिसाइज वर्डिंग में लिखता हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है इफ़, जैसे ये एक फ्रैक्शन है पी एफ एक्स ओवर क्यू एफ एक्स, तो ये कब प्रॉपर होगी? इफ़ डिग्री ऑफ पी एफ एक्स इज़ लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एफ एक्स। अब पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स जो है वो दोनों क्या है? पी एफ एक्स आपका न्यूमिनेटर है और क्यू एफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर है। तो ये अगर कंडीशन होल्ड करे तो फिर हम क्या कहेंगे? दिस इम्प्लाइज पी एफ एक्स ओवर क्यू एफ एक्स इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन जो नंबर्स के लिए हुआ करती थी। तो अगर आपको 2 नंबर्स का फ्रैक्शन नज़र आए और ये आपको गेस करना होगा ये प्रॉपर है या नहीं, तो आप याद रखा करें 2 नंबर्स का जो फ्रैक्शन है अगर वो लेस देन 1 हो तो हम ये कहते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर लेस देन 1 ना हो, इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 हो, तो हम कहते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसी तरह अब ये पॉलिनोमियल्स के केस में क्या होगा कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो? लेस, तो फिर हम कहते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं इसकी एग्जांपल भी साथ ही कोड कर देता हूँ। जैसे ये देखें x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 5। तो अब आप देख सकते हैं ये 2 पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट होने की वजह से रैशनल फ्रैक्शन है, और ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब साथ ही लिख देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? इसका कंप्लीमेंट लिख देना आप लोगों ने। एक वक्त में या तो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर होती है या वो इम्प्रॉपर होती है। तो इसका कंप्लीमेंट अगर ये लेस है तो कंप्लीमेंट होगा ग्रेटर देन और इक्वल। तो हम यूँ कहेंगे इफ़ डिग्री ऑफ पी एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एफ एक्स, यानी अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि पी एफ एक्स ओवर क्यू एफ एक्स जो है वो इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इसका डिफरेंस था। और एक एग्जांपल इसकी भी कोड, बल्कि 2 एग्जांपल्स कोड कर लेते हैं। एक आप ये रख लें x² + 3 और एक हम रखते हैं x² + 2x + 1। ऊपर की डिग्री भी 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2। दोनों की डिग्री सेम है, तब भी इम्प्रॉपर। और अगर ऊपर डिग्री हम ग्रेटर कर दें, जैसे x³ + x² - 1 और नीचे कर दें x² + 5। अब ऊपर डिग्री 3 और नीचे क्या है? 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री या ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों सूरतों में ये क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब ये भी बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर कोई आपको 4 फ्रैक्शंस दी जाएं और आपने प्रॉपर या इम्प्रॉपर को सिलेक्ट करना हो तो आप इस बेस पे करेंगे। लेकिन जी फ्रैक्शंस के बारे में जितनी बातें तो हमने कर ली हैं, अब हम एक 2 डेफिनेशंस और देख लेते हैं जो चैप्टर 5 के हवाले से ज़रूरी हैं आपके MCQs के लिए ख़ास तौर पे। उन डेफिनेशंस के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम चैप्टर का प्रॉपर जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो मैं लिखता हूँ इसके बाद जो हमारे काम की चीज़ है वो है कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है कि जो अंडर सर्टेन कंडीशन ट्रू होती है, यानी हमेशा वो हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है।
उस कंडीशन के अलावा वो ट्रू नहीं होती, तो हम कहते हैं वो एक कंडीशनल इक्वेशन है। तो इसको डिफाइन हम यूँ कर लेते हैं, बल्कि मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसको लिख लें अपने पास, ताकि यहाँ फिर मैं इसकी एग्जांपल कोड करके कम से कम टाइम में ये टॉपिक आपको समझा दूँ। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुने। एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, an equation which is true for some particular values of the variable involved is called conditional equation। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि ऐसी इक्वेशन जो उस वेरिएबल की, जो उसमें इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, उससे हम कहते हैं कि वो कंडीशनल इक्वेशन है। अब देखें कैसे, एग्जांपल्स कोड करते हैं। इसकी पहली एग्जांपल है, मैं कहता हूँ x - 2 = 0, x - 2 0 के इक्वल है। तो आप जानते हैं कि ये इक्वेशन x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है, और वो कौन सी वैल्यू है, ये उसी वक्त ट्रू हो सकती है जब x की वैल्यू किसके इक्वल हो, 2 के। 2 पुट करेंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 के अलावा किसी भी x की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन = 0 नहीं होगी। तो ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो हम कहते हैं ये इस कंडीशन में ट्रू है, वैसे ट्रू नहीं है, तो ये कहलाएगी कंडीशनल इक्वेशन। एक और एग्जांपल कोड करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे x² - 9 = 0। अब ये इक्वेशन x की दो वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। वो कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, एक -3 के लिए या +3 के लिए। -3 पुट करें तो फिर भी 0, और +3 पुट करें फिर। अब ये इक्वेशन दो वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है ये कुछ वैल्यूज़ के लिए है और सब वैल्यूज़ के लिए नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जो कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, उसे हम कहते हैं वो कंडीशनल इक्वेशन है। अगर आपके MCQs में 4 ऑप्शंस आते हैं और आपने सेलेक्ट करना हो कि विच वन इज़ द कंडीशनल इक्वेशन, तो आप देखेंगे कि जिसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो और सब के लिए ट्रू ना हो, वो आपके पास कंडीशनल इक्वेशन होगी। अब आगे चलते हैं, कंडीशनल इक्वेशन के साथ अगर इसका कंप्लीमेंट देखा जाए, कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि ये अगर कुछ वैल्यूज़ के लिए है तो वो सब वैल्यूज़ के लिए होगी। तो जो इक्वेशन सब वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ इन द डोमेन, आइडेंटिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ जी, आप सुन लें। एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल in the domain is called identity। An equation which is true for all values of the variable in the domain is called identity। जो x की उन सारी वैल्यूज़ के लिए या उस वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो जो उस डोमेन में, उसकी डोमेन में आती हैं, तो उसे हम कहते हैं वो आइडेंटिटी है। इसकी भी एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। एक बड़ी फेमस आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, आप सारे जानते हैं, sin² x + cos² x = 1। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसी तरह मैं कहता हूँ, ये एक आइडेंटिटी लिखता हूँ, x + 2 का स्क्वायर, जो कि एक प्रॉपर फार्मूला है, x² + 4x + 4। इसमें भी आप x को 1 2 3 जो मर्ज़ी पुट कर दें, कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, दोनों साइड्स की आपके पास इक्वल आएंगी। इसका मतलब है ये भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ट्रू है। तो ये दोनों जो हैं आइडेंटिटीज़ हैं। अब अगर पेपर में आपको सिलेक्ट करना हो ऑप्शन आइडेंटिटी कौन सी है, अगर MCQ में आता है, तो आप ये देखेंगे जो इक्वेशन अपनी डोमेन की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसे हम कहेंगे वो आइडेंटिटी है। तो यहाँ ये डेफिनेशन थी जो कुछ हमारे पास, ये हमने पढ़ ली है। अब हम प्रॉपर जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि AT में इसके MCQs किस तरह बन सकते हैं आपके। ले लीजिए, अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो मैं लिखता हूँ इसकी आपके सामने एक एग्जांपल, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप लोगों के सामने मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 2 फ्रैक्शंस हैं और आपने उसका LCM लेना है, मिसाल के तौर पे एक फ्रैक्शन है 2/x + 1 और 1/x + 3। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इसका LCM ले के मुझे इसको सॉल्व करके या सिम्प्लीफाई करके बताएं, तो आप सारे जानते हैं कि इन दोनों का जो LCM आएगा वो आ जाएगा हमारे पास x + 1 और x + 3। ये यहाँ मल्टीप्लाई होनी है टर्म जाके, तो फिर ये हो जाएगा 2x + 6 और ये आएगा x + 1, तो ये बनेगा ओवरऑल 3x + 7। अब देखें हुआ क्या है, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आए हैं तो आप लोगों ने असल में क्या मेथड यूज़ किया है, आपने फ्रैक्शन का LCM ले लिया।
एलसीएम का काम होता है फ्रैक्शंस को कंबाइन करना। हम जो मेथड पढ़ने लगे जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, वो असल में एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस है। एलसीएम फ्रैक्शंस दो या दो से ज़्यादा अगर हों तो उनको इकट्ठा करके एक फ्रैक्शन बना देता है। जैसे इन दो को एलसीएम के बाद हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन इसको रिवर्स करेगा। रिवर्स क्या करेगा कि वो एक सिंगल फ्रैक्शन को ब्रेक करेगा दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस की सम की फॉर्म में। तो ये समझ लें कि अगर मैं इसको रिवर्स लेके जाता हूँ तो ये जो रिवर्स एप्लीकेशन है इसकी, दोबारा हम एक को तोड़ के दो बनाएंगे, ये असल में क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये अपने पास आप बात नोट कर लें, लिख लें कि पार्शियल फ्रैक्शन इज़ बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एलसीएम। यानी एलसीएम जो है उसका ये एक रिवर्स प्रोसेस है ताकि आप एक सिंगल फ्रैक्शन को तोड़ के ज़्यादा फ्रैक्शंस जो है जितनी बन सकती हैं पॉसिबल उनके सम में एक्सप्रेस कर लें। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखें, जब हम इसको ब्रेक करेंगे उनकी फॉर्म में तो डेफिनेटली हमें, आप जानते हैं कि पूरा एक इसके पीछे प्रोसीजर होता है। अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं तो आप पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सिम्प्लीफाई करते होते हैं, फिर ज़ीरो मेथड भी है, कंपैरिजन मेथड भी होता है, आप सब इसको जानते हैं। एंटी टेस्ट के अंदर हमें कम से कम टाइम में अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें कोई शॉर्टकट मेथड चाहिए होता है ताकि जितने भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाले आपके पेपर में आएँ आप उनको आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो मैं इस हवाले से आप लोगों के सामने यही एग्जांपल कोट करता हूँ और फिर आपको एक सिंपल सा यूनिक सा वे बता देता हूँ कि जिस मेथड के बाद चैप्टर 5 का हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 5 का आ गया तो वो क्वेश्चन हार्डली आप 10 से 15 सेकंड में अटैम्प्ट कर लेंगे। तो मैं करता हूँ, देखें ज़रा, इसी को मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। और चूँकि एंटी टेस्ट में सारे आपके MCQs आते हैं तो ये भी एक MCQ ही बनेगा आपका। आपसे ये एक फ्रैक्शन दी जाए, लेट से आपको 3x + 7 ये लिखी हुई है ओवर x + 1 एंड x + 3, और आपसे ये कहा जाए कि आप इसकी डीकम्पोजिशन बताएं कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगी। और मैं इसके अगर आपके सामने 4 ऑप्शंस बना देता हूँ एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वन विच इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो देखें किस तरह करना है इसको हमने। तो ये तो हम सारे जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे, चूँकि इसके डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं तो दो फ्रैक्शन वाले सारे आंसर्स होंगे हमारे। तो मैं पॉसिबल 3-4 ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ और फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला बना लेते हैं 1/x + 1, 2/x + 3। दूसरा ऑप्शन हम कर लेते हैं 2/x + 1, 3/x + 3। तीसरा हम रख लेते हैं 2/x + 1, 1/x + 3, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बाद में। और एक चलें और ले लेते हैं 2/x + 1 एंड -1/x + 3। ये मैंने 4 ऑप्शन रखे। अब देखें, जो पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस आप पढ़ते हैं इसकी चूँकि 4 एक्सरसाइजेज होती हैं, हर एक्सरसाइज के अंदर आपको एक केस स्टडी करना पड़ता है। पहले वाले जो 5.1 है वहाँ केस 1 होता है, और जो केसेस है वो प्रॉपर मैं डिफ़ाइन करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 5.1 में केस 1 होता है और जिसका डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ लीनियर फैक्टर्स को कंटेन करता है। जैसे ये 2 लीनियर लिखे हुए हैं, फिर एक केस 2 आएगा, फिर केस 3, फिर केस 4। तो आप लोगों ने मेथड इस तरह समझना है कि अगर पेपर में आपका MCQ आ जाए तो हमारे पास क्या शॉर्टकट वे हो सकता है इसका, कि हम वो जो पूरा एक पेज पे इसका प्रोसीजर होता है, प्रॉपर मेथड होता है, जिसके बाद आप ज़ीरो मेथड या कंपैरिजन मेथड लगा के ये जो फ्रैक्शंस हैं उसको डेवलप करते हैं, उसका विद इन 10 to 15 सेकेंड आंसर कैसे गैस करना है। तो ये ज़रा सारे ध्यान से बात सुने कि आपने जब भी किसी फ्रैक्शन का आंसर टिक करना हो तो ये याद रखें कि पार्शियल फ्रैक्शंस जो होती हैं इनका रिज़ल्ट हमेशा आइडेंटिटी बनता है। आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले मैंने डिफ़ाइन किया है। आइडेंटिटी मैंने डिफ़ाइन की थी कि ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो आप लोगों ने सिंपल सा एक काम करना है, वो काम ये है कि x की कोई सी वैल्यू जो डोमेन में आती हो, जिस पे फ्रैक्शन डिफाइंड हो, कोई भी x की एक वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है जो इजी हो आपके लिए कैलकुलेट करना। वो वैल्यू आपने पुट करनी है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, और वही वैल्यू पुट करनी है बारी बारी इन आंसर्स के अंदर। तो अगर क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वैल्यू पुट करने के बाद और ऑप्शंस का फाइनल आंसर वैल्यू पुट करने के बाद सेम आता है, तो जिस ऑप्शन का आंसर सेम आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप अपने पास टाइम बेशक नोट कर लें। मैं x की जो वैल्यू यहाँ चूज़ कर रहा हूँ वो x की वैल्यू 0 चूज़ कर रहा हूँ।
एक्स को अगर आप 0 पुट करते हैं, ये देखें एक्स को आप 0 पुट करें तो देखें इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। यहाँ 0 पुट करें तो 3 × 0 0 और +7, ऊपर 7 बच गया। और नीचे अगर यहाँ 0 पुट करें तो 1, यहाँ 0 पुट करें तो 3, तो 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x को 0 पुट करें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो 7/3 के इक्वल आता है। अब वही 0 बारी बारी हम यहाँ पुट करते हैं। यहाँ 0 पुट करें तो क्या बनेगा, ये 1, यहाँ 0 पुट करें तो ये बनता है 2/3। सिंप्लीफाई करें 3 1 ज़ा 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये तो बन गया 5/3, जबकि 7/3 चाहिए था। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब इधर आए, यहाँ 0 पुट करें क्या बनेगा 2, यहाँ 0 पुट करें ये बनता है 1, तो ये तो ओवरऑल 3 हो गया। हमें 7/3 चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब इधर आते हैं, यहाँ 0 पुट करें क्या आएगा 2, यहाँ 0 पुट करें क्या आएगा 1/3। तो ये देखें 3 2 6, 6 + 1 7, 7/3 दैट वाज रिक्वायर्ड। अब सेम हो गया, इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ऊपर भी आपने देखा था कि इसी को हमने एलसीएम के बाद ये बनाया था, तो दोबारा इसको रिवर्स करके हमने सेलेक्ट कर लिया। तो एमसीक्यूज़ एंटी टेस्ट के अंदर यही तो आपने बात सीखनी है जो आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि जो एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें प्रॉपर मेथड की तरफ नहीं जाना होता। हमने कोई शॉर्टकट टूल ढूंढना होता है, कोई शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे ढूंढना होता है। तो मेरा ख्याल है कि 15 सेकेंड हमारे मैक्सिमम लगें और हमने 3 ऑप्शंस चेक किए, और अगर ये तीनों ऑप्शंस ना होते तो फिर आखिरी ऑप्शन हमें चेक भी नहीं करना था, वो डायरेक्ट हम टिक कर देते। तो मैक्सिमम टाइम आपको समझा के भी मेरा 15 सेकंड लगा है, तो आप खुद अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको 10 सेकंड में आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का आए तो ये उसका शॉर्टकट है। पूरे चैप्टर 5 के लिए जो डेफिनेशंस थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। फर्दर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये उसके लिए आपका सिंपल मेथड है। अब अगर पर्टिकुलरली जिस तरह ABC वगैरह फाइंड करने होते हैं, अगर वो वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया तो उसका जो शॉर्टकट है वो इंशाल्लाह जो जूम की हमारी लाइव डिस्कशन होगी मैं उसमें आपको बता दूंगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, चूँकि ये तो केस 1 था तो मैं केसेस पहले डिफाइन कर दूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखेंगे ताकि हमारा काम फिर कंप्लीट हो। तो केसेस जो हैं पार्शियल फ्रैक्शन के वो टोटल 4 है। अब मैं इनको बिल्कुल ब्रीफली डिफाइन करता हूँ ज़रा, ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो। केस 1 जो होगा हमारे पास ये इस तरह से होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं और रिपीट नहीं हो रहे होते, जिसे कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, उनको कंटेन करता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल लिखता हूँ कि ऊपर जो मर्जी लिखा हो p(x), जो डिनोमिनेटर होगा आपके पास इट कंटेन्स ओनली लीनियर फैक्टर्स, और वो लीनियर भी ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर। जैसे ये दो लिखे मैंने आपके सामने, x+1 x+3 दोनों लीनियर हैं और दोनों डिफरेंट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हुआ है हमारे पास केस 1। केस 2 ये होगा कि जिसमें डिनोमिनेटर में होंगे तो लीनियर लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे, तो उसे हम कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसकी भी एग्जांपल साथ कोड कर लेते हैं। पहले इसकी एग्जांपल देखें। जैसे मैं कहता हूँ कि ऊपर कोई भी पोलिनोमियल है x+1, नीचे लिखा हुआ है x+4 और x-3, 2-3 और भी लिख सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे लेकिन लीनियर होंगे। इसमें हमने कहा है कि लीनियर तो होगा लेकिन रिपीट हो रहा होगा, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि x+1 लीनियर है लेकिन उसकी पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब है वो ट्वाइस लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है। इसी तरह मैं कहता हूँ x-3 है और उसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब है x+1 लीनियर था और रिपीट हो रहा था, x-3 भी लीनियर है लेकिन रिपीट हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है 3 टाइम्स। जब भी ये 1 से ज़्यादा होगा 2, 3, 4 तो ये रिपीट जो है रिपीटेशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैं इसकी पावर 2 भी कर दूँ तब भी रिपीट होता है, 3 करूँ तब भी रिपीट होता है। तो ये होगा कि डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। केस 3 की तरफ आते हैं। आप जितने भी केसेस हैं याद रखा करें कि उनकी डिपेंडेंस है ही सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर, न्यूमरेटर को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे होते, वो जो मर्जी लिखा हो। तीसरा होगा आपके पास व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब ये जो बात है सिर्फ हम क्वाड्रेटिक नहीं कह रहे, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक में और रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक में फ़र्क ये होता है कि जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है वो लीनियर में कन्वर्ट नहीं होता,
और जो रिड्यूसिबल होता है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें वो चाहिए होगा जो इररिड्यूसिबल हो। मिसाल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं ज़रा। मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या फैक्टर, तो आप देखें तो इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, लेकिन इसके दो लीनियर फैक्टर बन जाते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। इसका मतलब है ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है, इररिड्यूसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हो तो इसके आप ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते, यानी इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जो लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसके फैक्टर्स लीनियर नहीं बन सकते, वो होगा इररिड्यूसिबल। तो आपको केस 3 वो नज़र आएगा जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। तो इसकी एग्जांपल भी कोड कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा हुआ है और एक एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लेते हैं। ये दोनों मैंने ऐसे लिखे हैं कि जो आपके पास दोनों हैं ऐसे जो फैक्टराइज नहीं हो रहे, दोनों फिर हो गए इररिड्यूसिबल। एक भी हो सकता है, दो भी और तीन भी हो सकते हैं। और लास्ट जो केस है केस 4, वो ये है कि जब आपके पास जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो भी रिपीट हो रहा हो, यानी उसकी भी पावर फर्दर 1 से ज़्यादा हो जाए, तो हम ये कहेंगे रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसकी भी एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है अब एक्स स्क्वायर प्लस वन इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है और इसकी पावर हम 2 कर दें या 3 कर दें या 4 कर दें, तो हम ये कहेंगे कि ये भी आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं और ये रिपीट हो रहे हैं आपके पास। तो ये 4 केसेस थे। अब मैं चाहता हूँ कि एक आध क्वेश्चन जो ये हमने एक अप्रोच ढूंढी थी MCQs के लिए, उसके लिए कर लें बुक से, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि केस 1 से केस 4 तक कोई भी क्वेश्चन MCQs में आता है और आपने उसकी फ्रैक्शंस अटेम्प्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलें एक क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा जी, मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है यहाँ पे, और ये एक MCQ है और मैंने कोशिश की है कि इसमें केस 1 से हट के भी बात हो सके। तो ये असल में एक केस 2 और केस 1 का मिक्सचर है। ये लीनियर रिपीट हो रही है और ये सिर्फ लीनियर है। तो केस 1 और केस 2 का मिक्सचर, और हम MCQs के लिए अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। जो लोग चैप्टर 5 पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। पूरा एक पेज है जिस पे आपने इसको सॉल्व करना होता है। पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, ABC लिखते हैं, और ABC लिखने के बाद फिर हमने इनकी वैल्यूज़ कंपैरिजन से या ज़ीरो मेथड से फाइंड करनी होती है। MCQs में तो ये काम नहीं कर सकते हम, कितना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमें हार्डली 20 से 25 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड तक इसको अटैम्प्ट हर हाल में करना होता है। तो देखिए क्या करना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक नोट लिखवाया था कि द रिजल्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज़ एन आइडेंटिटी, यानी x की हर वैल्यू के लिए इसकी दोनों साइड्स ट्रू होती हैं अगर ये ठीक लिखी हो तो। अब करना ये है कि x की कोई एक वैल्यू चूज़ करें जो आप लोगों के लिए ईजी हो। तो मैंने पहले भी कहा है कि डोमेन देखनी होती है। डोमेन का मतलब है कि x-2 x-1 लिखा हुआ है ना, तो आप 1 और 2 नहीं पुट कर सकते, उस पर ये अनडिफाइंड है। उसके अलावा जो मर्जी पुट कर दें। तो यहाँ जो मुझे वैल्यू ईजी लग रही है वो 0 है, या -1 कर सकते हैं हम। अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो हमारी कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या बनता है, 0 ऊपर आएगा, नीचे बेशक आपके पास -2 और 1 बचेगा, लेकिन 0 बाय समथिंग 0, तो इसका जो फ्रैक्शन का आंसर है वो क्या हो गया 0। अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में x को 0 पुट करने से 0 बनता है, वो वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख लें, यहाँ x को 0 पुट करें तो 4/-2 कितना आ जाएगा -2। यहाँ x को 0 पुट करें 3/-1 क्या आ जाएगा -3। यहाँ x को 0 पुट करें तो -1 का स्क्वायर +1 ये बनता है। -5 + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो 0 नहीं बन रहा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं बी ऑप्शन पे। यहाँ x को 0 पुट करें 4/-2 कितना होगा -2। यहाँ x को 0 पुट करें -+ ये आ जाएगा 3। यहाँ x को 0 पुट करें -1 का स्क्वायर +1, लेकिन ये भी माइनस है तो ये कर देगा इसको माइनस। अब देखें 3 - 3 क्या हो रहा है 0 हो गया। इट मीन्स यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे। तो मेरे 10 सेकंड लगे हैं सिर्फ, और 10 सेकंड के अंदर मुझे पता लग गया है कि इसका कौन सा आंसर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक इफ़ेक्टिव शॉर्टकट है पूरे चैप्टर 5 के लिए। अब उम्मीद है चैप्टर 5 का कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरह का आता है तो आप उसको आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। बाकी अगर आपके माइंड में कोई क्यूरीज हो किसी और क्वेश्चन के हवाले से
तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, जो जूम की हमारी लाइव डिस्कशन होगी उसमें। चैप्टर 5 का काम यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपका। अभी हमने चैप्टर 5 क्लोज़ किया, चैप्टर 6 की तरफ हम आ रहे हैं। चैप्टर 6 के हवाले से एक बात आप याद रख लें कि जो एंट्री टेस्ट है, ख़ास तौर पे अगर हम नस्ट की बात करें, और नस्ट की पर्टिकुलर बात मैं इसलिए करता हूँ कि नस्ट जो आपके पास है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन, 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, 200, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के होते हैं आपके। और उनमें से ये याद रखें कि हर साल जो बच्चों का फीडबैक रहता है, जो हमारा पास्ट 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें बच्चे यही बताते हैं आके जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 है और जो सेकेंड ईयर के चैप्टर 6 है, यहाँ से ज़्यादा MCQs आते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बड़ा एक लेंथी चैप्टर है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हम वही चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो एंट्री टेस्ट के हवाले से ख़ास तौर पे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इवन आपके फेडरल बोर्ड के हवाले से भी ये फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है। चैप्टर 6 जो है इसकी अगर मैं शॉर्ट सी समरी आपके सामने लिख दूँ तो ज़रा एक आपको ओवरव्यू, एक इमेज आपको मिल जाएगा कि इसमें किस तरह का हमने काम करना है। तो शुरू करते हैं, चैप्टर 6 की बात करते हैं। तो सबसे पहले समराइज़ कर लें इसको हम। समरी इसकी कुछ इस तरह से है कि टोटल इसमें 11 एक्सरसाइजेज हैं। अगर हम पहली एक्सरसाइज की बात करें जो 6.1 है, तो 6.1 के अंदर जो काम करने वाला है हमारा वो ये है कि इसमें सीक्वेंस को और सीरीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे चैप्टर की हेडिंग भी बल्कि ऊपर लिख लें आप लोग। चैप्टर की जो मेन हेडिंग है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़, यानी पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस करता है। मुख्तलिफ हम सीक्वेंस पढ़ेंगे और उनकी फिर सीरीज़ बनाएंगे हम। तो 6.1 के अंदर आप ये समझ लें कि जो सीक्वेंस और सीरीज़ की बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हमने पढ़नी है। बेसिक डेफिनेशंस यानी बिल्कुल बेसिक आपको कुछ बातें बताई जाएंगी कि सीक्वेंस कैसे बनता है और फिर सीरीज़ उसकी मदद से आप कैसे बना सकते हैं, और फिर कुछ हम एग्जांपल सीक्वेंस की देखेंगे यहाँ पे। आगे जब हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 से लेकर 6.5 तक, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस पढ़ेंगे जिसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो वो फिर एक पर्टिकुलर डिस्कशन इसकी हो जाएगी हमारे पास, अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहेंगे हम, और शॉर्टकट हम इसको AP लिखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर जब हम इसी को एक्सटेंड करेंगे आगे 6.5 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो 6.6 से लेकर 6.9 तक एक और पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस हम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इसको हम लिखते होते हैं GP। चूँकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं उसको। लेकिन जी चैप्टर तकरीबन हमारे जो 2 सीक्वेंस हैं वो यहाँ तक चलेंगे। फिर हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज 6.10 जो होगी हमारी, सिर्फ एक एक्सरसाइज, ये थर्ड सीक्वेंस के ऊपर होगी जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस जिसको हम शॉर्टकट फिर HP कहा करेंगे, जो कि हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और एट दी एंड जो आखिरी एक्सरसाइज होगी हमारी वो थोड़ी सी इन सब से डिफरेंट है। उसमें हम ये करेंगे कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हम देखेंगे कि जिनका सम रिक्वायर्ड होगा, जो ना अरिथमेटिक होंगे, ना ज्योमेट्रिक और ना हार्मोनिक। तो इसको मैं वर्डिंग यूँ लिखता हूँ कि हम इसमें सम करेंगे, सम ऑफ डिफरेंट सीरीज, सम ऑफ डिफरेंट सीरीज। तो डिफरेंट जो सीरीज़ हैं उनका हमने यहाँ पे सम फाइंड करना होगा। अब डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक से हट के भी कुछ सीरीज़ होंगी जिनको हम सम करेंगे। तो ये टोटल इसकी एक ओवरऑल समरी है। और सबसे पहले चूँकि 6.1 से हमने स्टार्ट करना है तो सीक्वेंस को ज़रा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सीक्वेंस जो है बेसिकली ये एक फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हों, उसे हम कहते हैं कि वो एक सीक्वेंस है। तो मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, आप अपने पास लिख भी लें, मैं बोर्ड पे आपको लिखवा भी देता हूँ। अ फंक्शन whose domain
is the set of नेचुरल नंबर्स। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हों उसे हम कहते हैं कि वो एक सीक्वेंस है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल कोट करते हैं जो आप लोगों के समझने के लिए भी आसान हो। तो मैं लिखता हूँ एक f ऑफ n, इस तरह हम f ऑफ x लिखते होते हैं, फंक्शन ऑफ x। यहाँ मैं f ऑफ n कह रहा हूँ, फंक्शन ऑफ n। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, चूँकि जो x होता है वो डोमेन होती है, तो n भी यहाँ डोमेन है। और डोमेन हमने कौन सी चूज़ करनी है? नेचुरल नंबर, तो इसलिए मैंने n से इसको डिनोट कर दिया है। आप f(x) भी कह सकते हैं। और आउटपुट इसकी है 2n-1, और फंक्शन की जो डोमेन है n वो है नेचुरल नंबर। तो देखें कैसे सीक्वेंस डेवलप होगा। आप n को 1 पुट करें तो क्या आएगा? f ऑफ 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया? 1। आप n को 2 पुट करें, f ऑफ 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया? 3। आप n को 3 पुट करें, f ऑफ 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना आ गया? 5। आप देखते जा रहे हैं कि n को 1, 2, 3, 4 आपने पुट किया और इधर आपको ये आंसर मिलते जा रहे हैं 1, 3, 5, 7। तो अगर ये जो हमारे आंसर्स हैं इनको हम इकट्ठा करके लिखें तो ये देखें आंसर्स क्या बन रहे हैं? 1, 3, 5। और आप गौर से देखें, ऑब्जर्व करें तो ये ऑड नंबर्स का एक सीक्वेंस बन गया हमारे पास। अगर मैं 4 पुट करता तो 2 4 8 और माइनस 1 7 आता, तो नेक्स्ट टर्म क्या होती? 7। और इसी तरह ये कंटिन्यू रहता अप टू इन्फिनिटी। तो जो सीक्वेंस जनरेट हुआ है ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर रखी है हमने, तो एक सीक्वेंस हमारे सामने आ गया जो कि सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स है। अब मैंने अगर सिर्फ 4 नंबर्स पुट करने होते, 4 नेचुरल नंबर्स, यानी मैं सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन रखता तो सीक्वेंस मेरे पास सिर्फ 4 नंबर्स देता मुझे, तो हम कहते हैं ये फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन अगर ये पूरा सेट मैंने पुट कर दिया है तो ये अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर हम कहेंगे ये इन्फिनिट सीक्वेंस है। तो ये फ़र्क होता है फाइनाइट और इन्फिनिट सीक्वेंस के अंदर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा फ़र्क आप देख लें कि सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या फ़र्क है। तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, जैसे मैं कहता हूँ 1 + 3 + 5 + 7, तो ये जो टर्म्स को ऐड करने के बाद आपके सामने एक स्टेटमेंट बन रही है, दैट इज़ नोन एज सीरीज़। तो पहले वाला जो है वो आपके पास एक सीक्वेंस है और दूसरे वाली जो है ये आपके पास एक सीरीज़ है। तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सीक्वेंस और सीरीज़ में इतना ही फ़र्क है। हम यूँ कह सकते हैं कि बाय एडिंग इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट अ सीरीज़। तो ये इसका था दोनों का डिफरेंस। अब हम आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ एक बात कही थी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या किसी भी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब कह सकते हैं। तो आप लोग ये याद रखें, मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन कब बनता है। ये बात थोड़ी सी बुक में उसने लिखी नहीं है, राइटर ने जिसने भी बुक लिखी है ये, और ये कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में रहती है कि सर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या फ़र्क है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, बुक से हट के ये बात है ताकि आप लोगों का विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जो ये सुन रहा है, चाहे कोई टीचर ये बात सुन रहा है या कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो उन सबको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसमें ये है कि 1, 3, 5, 7 जो है ये एक सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अगर सीक्वेंस ऐसा हो कि जिससे आप उसकी नेक्स्ट टर्म के बारे में बता सकते हों, तो हम ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन है। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से देख के पता लग रहा है कि 1 में 2 ऐड करने से 3 बन रहा है, 3 में 2 ऐड करने से 5 बन रहा है, और 5 में 2 ऐड करने से 7 बन रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 7 के बाद क्या होगा, तो आपको पैटर्न समझ आ रहा है कि 2, 2 का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 9 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सीक्वेंस का कोई पैटर्न डेवलप हो जाए, या सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जिस सीक्वेंस का कोई फार्मूला आपको मिल जाए, जैसे इसका ये फार्मूला था जिसको हम बाद में जनरल टर्म कहेंगे, तो जिस सीक्वेंस की जनरल टर्म एग्जिस्ट करती हो या कोई फार्मूला या कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता हो, उसको हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन है। और अगर आपके पास कोई पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा तो हम कहेंगे वो सिर्फ सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है। अब आपके MCQs की तरफ आते हैं कि अगर आपको MCQs में 4 सीक्वेंसेस दे दिए जाएं, क्योंकि यहाँ लिखने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ डिक्टेट करता हूँ, सुन लें आप। 4 अगर ऑप्शंस हों एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वन विच इज़ सीक्वेंस एज वेल एज प्रोग्रेशन, वो ऊपर कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ अ प्रोग्रेशन या इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन। तो आपने वो वाला सीक्वेंस चूज़ करना है प्रोग्रेशन के ऑप्शन के लिए जिस सीक्वेंस का कोई पैटर्न आपके सामने बन रहा हो। अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो आप कहेंगे वो प्रोग्रेशन नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आपको कैसी एग्जांपल दूं
कि जो प्रोग्रेशन ना हो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। तो आपके पास बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स के बारे में आप सारे जानते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं अपना, यानी वो खुद एक अपने आप पे डिवाइड होते हैं और एक 1 पे, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो उनका सीक्वेंस आप बनाएं तो ये बनता है 2 3 5 7 11 13 17, ये सीक्वेंस है। अब देखिए इनमें कोई पैटर्न डेवलप नहीं हो रहा। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 7 में 2 है, आगे 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है। इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है या कोई और पैटर्न भी नहीं बन रहा कि हम बता सकते हो कि हमारे पास कोई फार्मूला इसका डेवलप हुआ है। तो जब पैटर्न कोई नहीं है, कहीं 1 का डिफरेंस, कहीं 2 का, कहीं 4 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है इसका कोई पैटर्न नहीं है। और अगर पैटर्न नहीं है तो फिर इसका मतलब ये सिर्फ सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने दी है कि विच इज़ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन। अब आप इस काबिल होंगे कि जब भी आपके सामने सीक्वेंस आए तो उसका पैटर्न अगर नहीं बन रहा तो आप उसको कहेंगे वो प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन जी ये बात करने के बाद अब सीक्वेंस से रेलिवेंट कुछ बातें हम और सीख लेते हैं ताकि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे जब सीक्वेंस को हम लिखना शुरू करते हैं तो जो पहली टर्म आपके सामने आती है, जैसे ये 1 आया था, तो इस फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 से, थर्ड टर्म को हम A3 से। और वो जो फार्मूला होता है जिसने उस सीक्वेंस को डेवलप किया होता है, जिसको हमने फंक्शन यहाँ कहा हुआ है, उसको हम सीक्वेंस का जनरेटर कहते हैं, जो सीक्वेंस को जनरेट करता है बेसिकली। तो जनरेटर जो होता है उसको हम आमतौर पे जनरेटर या जर्नल टर्म या nth टर्म कहते हैं। जिस टर्म फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, तो जर्नल टर्म जो होगी उसको हम कहेंगे AN। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने, देखें ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, इसकी जर्नल टर्म थी 2n-1। ये वो टर्म है कि जो सीक्वेंस को जनरेट करने की एबिलिटी रखती है। इसी में आप 1 2 3 4 पुट करते हैं तो आपको सीक्वेंस की हर टर्म का पता लगता है। तो इस टर्म को हम कहते हैं जनरेटर भी, या कॉमन वर्ड यूज़ होता है जनरल टर्म का, और इसके साथ साथ इसको हम कह सकते हैं nth टर्म भी। ठीक है, और अगर nth टर्म है, जिस तरह फर्स्ट टर्म अगर A1 सेकंड A2 है, तो जो nth टर्म होगी फिर उसको डिनोट करेंगे AN से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस सीक्वेंस की जो nth टर्म थी AN थी, वो थी 2n-1। अब आप ये कर सकते हैं कि इस टर्म से इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म जनरेट करवा सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सीक्वेंस के अंदर 10th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी 10th नंबर पे, तो आप n की जगह 10 पुट कर दें, तो 10 × 2 20, 21 - 1 कितना आ जाएगा 19। तो आप कहेंगे इस सीक्वेंस की 10th टर्म 19 है। सो दिस टर्म इज़ बेसिकली द जनरेटर टर्म, जो हर टर्म को जनरेट करने की एबिलिटी रखती है। तो ये कुछ बातें थी भाई सीक्वेंस के हवाले से। अब हम ये कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस सीक्वेंस के हवाले से MCQs बना के कर लेते हैं, ताकि आपके लिए वो एज ए सोर्स बन जाए, आपकी रिवीजन का काम उससे हो जाए, और 6.1 हमारी जो है वो रिवाइज हो जाए यहाँ पे MCQs के लिए। तो मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक MCQ लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने में, जिसमें है 1 3 12 60। एक सीक्वेंस आपके सामने बना हुआ है और आपने सीक्वेंस का पैटर्न गैस करना है, और गैस करने के बताना है कि इसकी 5th टर्म कौन सी होगी A5। देखिए 4 टर्म लिखी है हमारे पास, और हमने नेक्स्ट जो टर्म है 5th वो बतानी है। तो पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये नज़र आ रहा है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 12, 12 के बाद 60 है। सीक्वेंस रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। अगर कोई सीक्वेंस रैपिडली इंक्रीज़ करे तो ये इस बात को शो करता है कि उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और अगर सीक्वेंस ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा हो तो इसका मतलब है उसमें कोई एडिशन का काम हो रहा है। फिर इसी तरह अगर सीक्वेंस साइन चेंज कर रहा हो तो ये लग रहा होता है कि एडिशन भी चल रही है और मल्टीप्लिकेशन भी चल रही है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि 1 को 1 से 3 बनने के लिए सपोज 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1 3 = 3, और 3 से 12 बनने के लिए फिर इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें कुछ आइडिया होना शुरू हो गया है कि 1 को मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ, 3 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया गया 4 के साथ, 3 4 = 12, 12 से 60 कैसे बना होगा, 12 को मल्टीप्लाई किया गया 5 के साथ। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जैसे 3 4 5, ये ग्रेजुअली एक एक के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें समझ आ गई कि हर अगला नंबर जो होगा वो एक नंबर ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है आपने। तो अगर मैं 60 को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर कंफर्म हो गया किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ। तो ये बनेगा 66 = 360। तो ये हमारा आ गया करेक्ट ऑप्शन। फिर तो इस तरह से आप वो गैस करें कि बाज़ दफ़ा ये एडिशन होती है, बाज़ दफ़ा इसमें मल्टीप्लिकेशन चल रही होती है, और बाज़ दफ़ा दोनों काम इकट्ठे भी हो रहे होते हैं। अब मैंने एक और क्वेश्चन
डिस्कस करने के लिए लिखा है आप लोगों के सामने, ताकि एक ऐसा क्वेश्चन भी हो जाए जिसमें दोनों काम इकट्ठे चल रहे हों। तो -1 2 12 40 है और आपने इसकी अगली दो टर्म्स जो हैं वो चेक करनी है कौन सी होंगी। 4 लिखी हुई है और 5th और 6th, यानी यू हैव टू राइट द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब जिस तरह वहाँ तो फ़ौरन गैस हो गया कि पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से हुआ, फिर 5 से, फिर 6 से, हमने खुद कर लिया। यहाँ हमें देखें तो -1 से अगर हम 2 पे आते हैं, अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करें तो -1 से 2 बनाने के लिए हमने इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई किया होगा। लेकिन आगे हम देखें तो फिर 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 बनता है, फिर 40 का और 12 का कोई आपस में रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा जिससे हम ये गैस कर सकें कि ये उसका मल्टीपल है। तो यहाँ हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है वो हमें वर्क करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम सिर्फ एडिशन की बात करें तो -1 से 2 पे आने के लिए 3 ऐड हुआ है, लेकिन आगे अगर देखें तो फिर 10 का डिफरेंस है, इसका मतलब 10 ऐड हुआ है, और फिर आगे अगर देखें 28 ऐड हो रहा है, यानी पहले 3 ऐड हो रहा है, फिर 10 और फिर 28, तो 3, 10 और 28 इनका कोई आपस में रिलेशनशिप हमें क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें किस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है। तो दोनों जो हमारे ऑप्शंस थे मल्टीप्लिकेशन एडिशन का वो वर्क नहीं कर रहे प्रॉपर। तो आप लोग याद रखें, जब कभी भी एंटी टेस्ट के अंदर सीक्वेंस ना गेस कर पा रहे हो नंबर्स का, तो आप कोशिश किया करें सीक्वेंस को कॉलम में लिख के फैक्टराइज कर लिया करें, तो उससे कुछ किसी हद तक आपको आइडिया मिल जाता है उसका। तो मैं ये करता हूँ कि इन नंबर्स को लिखता हूँ एक कॉलम में और इनको देखता हूँ फैक्टराइज करके कि आखिर इनकी क्या पॉसिबल फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो -1 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? -1 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं हो सकता है, और तो कोई नहीं बन रहे हमारे पास। 2 एक प्राइम नंबर है, इसके भी 2 ही फैक्टर बन सकते हैं, 1 × 2 या 2 × 1 कह लें। और 12, अब 12 के आपके पास ऑप्शन हैं, 1 × 12 भी हो सकता है, 3 × 4 भी हो सकता है, 4 × 3 भी हो सकता है, और 6 × 2, 2 × 6, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने सोचना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ से ऑब्जर्व करें, -1 से हम 1 पे आ गए और 1 से हम 2 पे आ गए। इसका मतलब इधर हमने 2 ऐड किया और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर फिर 2 ऐड करें तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। और जिस तरह 1 का डबल 2 हुआ है तो 2 का डबल करें कितना हो जाना है? 4। अब यही पैटर्न आगे चलाते हैं, 3 में 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 5, और 4 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो देख लें एडजस्टमेंट होगी सारी, क्लियर हो गया कि इधर 2 ऐड होता जा रहा है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इस तरफ 2 ऐड होता जा रहा है और इस तरफ जो 2 है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो एडिशन भी चल रही है और मल्टीप्लिकेशन भी। आगे अब हमें समझ आ गई है कि 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7, 7 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9। और इधर हम डबल कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32। सो वी ऑब्जर्व दैट कि जो A5 है, A5 जो है 5th टर्म और 6th टर्म, ये बनेगी आपके पास 112, 16 7s, और ये आपके पास बनेगा 288। सो हमने दोनों टर्म जो थी नेक्स्ट वो गैस कर ली है। तो अब आपने 6.1 का जो काम था वो ख़त्म किया यहाँ पे। यहाँ कुछ रैंडम सीक्वेंस थे हमारे पास और डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, टाइप भी समझ ली उसकी कौन सी होती हैं। फर्दर मोर आप ये याद रखें कि जो IQ का पोर्शन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, इंटेलिजेंस का जो पोर्शन होता है, नस्ट में जैसे आखिरी जो 10 क्वेश्चन है वो इंटेलिजेंस के होते हैं। तो इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, किसी भी जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे हो या टेस्ट आर्मी वगैरह का या एयरफोर्स का, तो ये IQ वाले क्वेश्चन में सीक्वेंस और सीरीज़ का पोर्शन लाजमी होता है। तो आप लोग याद रखें कि ज़रूरी नहीं होगा कि जिस तरह यहाँ नंबर्स को ही हम डील कर रहे हैं वैसे भी आप हमेशा नंबर्स ही डील करें। सम टाइम अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ जाते हैं आपके सामने, उनका सीक्वेंस आपने बताना होता है, और इसी तरह सम टाइम कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, ज़रा विजन बढ़ाने के लिए 1-2 और ऐसी एग्जांपल्स कोट करता हूँ जो हमारे पास पेपर्स में आई हुई हों और बच्चों ने उनका फ़ीडबैक दिया हो हमें टेस्ट देने के बाद, वो फिर आपसे शेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्यास के टेस्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आपने गेस करनी थी। वो कुछ यूँ लिखा हुआ था, देखें, यूँ M लिखा हुआ था और इस M के साथ यूँ T लिखा हुआ था, और फिर इसी तरह से ये W लिखा हुआ था और फिर T लिखा हुआ था। और आपने बताना था कि ये सीक्वेंस अगर यूँ चल रहा हो तो नेक्स्ट नंबर पे जो है, यहाँ ब्लैंक सपोज हम बना लेते हैं, इधर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ आप लोगों के सामने कि क्या इधर M ही आएगा या इधर T आएगा
और या इधर हम क्या लेते हैं F, चलें एक ऑप्शन रख लेते हैं F आ जाएगा, या हम क्या लेते हैं इधर S आ जाएगा। ये 4 मैंने ऑप्शन बना दिए आप लोगों के सामने। अब स्टूडेंट्स को ये देखने में लगता है जैसे कि एक बार M सीधा लिखा हुआ है, फिर T और एक बार M उल्टा करके उन्होंने W बना दी है, फिर T। अब हो सकता है कि पहले ये सीधा लिखा था फिर इसको उल्टा के लिख दिया, हो सकता है फिर सीधा करके दोबारा M बना दिया जाए। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर इस ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो आप याद रखें कि ये सीक्वेंस जो हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। लाजमी नहीं होता कि ये अल्फ़ाबेट्स ही हो सकते हैं, ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बाज़ दफ़ा ये मंथ्स के नेम होते हैं, बाज़ दफ़ा ये डेज़ के नेम हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा ये किसी ये समझ लें कि फ़ेस्टिवल के नाम हो सकते हैं। इसी तरह से आप ये समझ लें कि इनके जो डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह के नेम या वेजिटेबल्स के नेम या कंट्रीज़ के नेम या जो पाकिस्तान के कैपिटल्स हैं उनके नेम भी हो सकते हैं। इवन करंट अफेयर्स जो चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड भी कोई इस तरह की बात आ सकती है। तो ये असल में डेज़ के जो नेम है वो लिखे हुए वीक डेज़ के, जैसे देखें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फिर थर्सडे। तो थर्सडे के बाद लॉजिकली क्या आना है फ्राइडे, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए था। और एक MCQ में और लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको और भी विजन आपका बन जाएगा। यहाँ चूँकि स्पेस कम है हम यहाँ लिख लेते हैं उसको। तो MCQ में इस तरह से बनाता हूँ, आपने मुझे नेक्स्ट टर्म जो है वो गेस करके बतानी है कौन सी होगी। तो ये देखें मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने 1, 4, 9, 61, 52 और आपने बताना है कि इससे नेक्स्ट जो है वो कौन सा नंबर आएगा। तो थोड़ा सा टाइम आप ले लें, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देता हूँ। इतनी देर में मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आप गेस करें कि इससे अगला नंबर कौन सा होगा। एक ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 81, एक ऑप्शन लिख देता हूँ 36, एक ऑप्शन में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 63 और एक ऑप्शन में लिखता हूँ 19। तो अब आप टाइम आपको मिल गया, चूँकि लेक्चर का टाइम भी वाइंड अप हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा देख लेते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल एक ये वाली और ये आपके मैंने कोर्स से उठाई है, ये थोड़ा सा कोर्स से हट के दे दिया आपको ताकि IQ का जो पोर्शन है उसमें जो MCQs आपके सीक्वेंस से रिलेवेंट आते हैं वो भी आपके क्लियर हों। और अब उम्मीद है आपने कुछ सोच लिया होगा कि इसके बाद क्या आना है। तो 1, 4 और 9 ये तो चलो समझ आ रही है हमें कि ये 1 है, फिर ये 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। इन नंबर्स के स्क्वायर लिखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन आगे ये 61 हो गया जो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, फिर 52 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, और फिर उसके बाद ऑप्शन भी जो हैं वो 3 ऑप्शन जो हैं वो 81, 36 स्क्वायर में लिखे हुए, ये 9 का और ये 6 का, जबकि ये स्क्वायर्स में नहीं लिखे हुए। अब देखिए करना क्या आप लोग, वो ज़रा सुने। हुआ ये है कि 1 का स्क्वायर किया गया, 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1 ही बनता है। 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9। अब 4 का स्क्वायर क्या बनना था 16 और 5 का स्क्वायर क्या बनना था 25। अब हर नंबर का स्क्वायर करके उसको ट्विस्ट किया हुआ है, उसकी जो शिफ्टिंग है वो नहीं, उसको ये अरेंज करके दोबारा लिख दिया गया है कि उसकी यूनिट और टेंस प्लेस को आपस में जो है एक्सचेंज किया हुआ है। क्योंकि ये 3 ऐसे स्क्वायर हैं जो सिंगल टर्म वाले हैं 1, 4, 9, इनको तो हम ट्विस्ट कर नहीं सकते। बाकी जो 2 हैं हमारे पास 16, 25, इनको तो हम रीअरेंज कर सकते हैं ना। 16 को अगर आप रीअरेंज करें तो क्या बनता है 61, 25 को रीअरेंज करें तो क्या बनता है 52। इसका मतलब ये है कि हर नंबर का स्क्वायर लेके उसके प्लेस चेंज की हुई है। तो अगर ये देखें तो ये 4 का स्क्वायर 16 था जिसको 61 लिखा हुआ है, ये 5 का स्क्वायर 25 था जिसको 52 लिखा हुआ है। तो लॉजिकली इसके बाद 6 का स्क्वायर होना है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो 36 को अगर आप रीअरेंज करें तो क्या बनेगा 63। इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस आखिरी एग्जांपल के साथ लेक्चर यहाँ मैं क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम 6.2 और उससे ऑनवर्ड काम करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग प्रिपरेशन करें, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए वो जो जूम पे हमारी लाइव क्लास होती है उसमें आ जाएं, आप लोग वहाँ डिस्कस करें। और जूम के हवाले से एक बात याद रखें कि जो आपके रजिस्टर्ड आईडीज़ हैं जिस पे आपका एडमिशन हुआ है वो नेम और वही रोल नंबर आप अपनी जो जूम की आईडी है उसमें रखा करें। अदरवाइज़ ये करेंगे हम, चूँकि हमने 2 वीक का ट्रायल दिया था आप लोगों को, उसके बाद हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को उस जूम के सेशन में एडमिट करेंगे जो लोग प्रॉपर नेम और रोल नंबर के साथ वहाँ अपीयर होंगे।
तो अपनी अपनी जूम की आईडीज़ चेंज कर लिया करें और प्रॉपर जो आपका नेम रोल नंबर है उसके साथ इंटर होंगे। अगर आप उससे नहीं होंगे तो हम आपको एडमिट नहीं करेंगे और आपकी जो डिस्कशन है वो रह जाएगी। तो इस तक हम बात ख़त्म करते हैं, आज का काम ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।